पटना में लगातार पड़ रहे कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान में गिरावट के साथ ही जनजीवन के साथ साथ ट्रेन उड़ान सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। पटना में मौसम का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में चक्रवाती संचलन का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जहां दोपहर बाद राजधानी पटना में धूप नहीं खिली है और मौसम सामान्य नहीं नजर आ रहा है, वहीं मौसम विभाग की माने तो दक्षिण बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर बिहार में आज शाम से ही घने कोहरे छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान ये भी जताया है कि अगले 72 घंटे में यानी 18 तारीख के बाद जो ठंड है उसमें व्यापक वृद्धि होगी और जो न्यूनतम तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। फिलहाल जो न्यूनतम तापमान है 12 से 13 डिग्री तक पहुंच रहा है, लेकिन अगले 2 दिनों बाद जो न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री तक गिरने की संभावना है। ऐसे में जो ठंड है उसका जो असर है वो 2 दिनों बाद व्यापक रूप से देखने को मिलेगा और इसका जो घना कोहरा का जो असर है ना सिर्फ रेल सेवा पर बल्कि हवाई सेवा पर भी देखने को मिलेगा। सामान्यतः अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार जो हवाई सेवा है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में कोरोना पीड़ितों के बीच निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक पहुंचाने वाले शख्स की सराहना भी हो रही है। लोग गौरव की वाहवाही भी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वे खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इलाज में दिक्कतें हो रही थी, लेकिन जब ठीक हुए तो लोगों के बीच ऑक्सीजन बैंक पहुंचाने की ठान ली और अब तक 800 से ज्यादा लोगों तक मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा चुके हैं। गौरव से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। ये है पटना के युवक हैं, गौरव उनका नाम है और आपको बता दें कि ये भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद अस्पताल में रहे। अस्पताल में इनकी सांसें जो हैं वो लेना मुश्किल था, लेकिन जब ठीक हुए तो उन्होंने कोरोना बैंक बनाने को सोचा और आज चलते फिरते इस गाड़ी के जरिए आपको बता दें कि पूरे पटना शहर में जिन्हें भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन यहाँ से पहुँचाते हैं और निःशुल्क ये सुविधा देते हैं। इसके लिए एक पैसा जो है वो नहीं लेते हैं। कैसे सोचा आपने कि लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया कराने का ये ख्याल कैसे आया? देखिए, जब मैं बीमार पड़ा तो बेड पे बैठे बैठे ही मुझे एक चीज़ लगा कि ये सिलेंडर कितने काम का है और सिलेंडर की महत्ता उस समय हमको समझ में आई कि जब मेरा जान बच गया 6 घंटे लगातार सिलेंडर ऑक्सीजन लेने के बाद मैं पूर्णतः ठीक हुआ, तो मैंने अपनी पत्नी को बोला कि अगर मैं मर गया तो मर गया, बच जाऊंगा तो एक ऑक्सीजन बैंक हम लोग स्थापना करेंगे। और उसके बाद 20 तारीख को हम लोगों ने मेरी वाइफ ने 3 सिलेंडर दिया और एक दोस्त ने 5 सिलेंडर, कुछ और दोस्त आए इस मुहिम में और करते करते हम लोग के पास 51 सिलेंडर हो गया। पूरे पटना शहर में जिसको भी जरूरत पड़ती है वो निःशुल्क दे रहे हैं। जी, जिसको भी जरूरत पड़ती है मेरे पास कॉल करता है, यथासंभव होता है मैं चला जाता हूँ। अगर उनको उस लोकेशन पे अगर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो उनको अपने घर का लाइव लोकेशन देता हूँ, वो आके ले जाते हैं। अगर इस कोरोना काल में लोगों की मदद पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें भी आगे आने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। गया जिले में फल्गु नदी के देवघाट के पास बालू उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। बावजूद इसके बालू माफिया प्रतिबंधित क्षेत्र से ट्रैक्टर के जरिए अवैध तरीके से बालू का उठाव कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और खनन विभाग की ओर से इसे रोकने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। अंता सलीला फल्गु नदी के देवघाट एवं आसपास के इलाके में बालू उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है बिहार सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन इस बालू का अवैध उत्खनन लगातार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फल्गु नदी के बीचों बीच कई ट्रैक्टर लगे हुए हैं और बालू का उठाव किया जा रहा है। चूँकि देवघाट के पास देश विदेश के तीर्थयात्री पिंडदान और तर्पण करने के लिए आते हैं, इसलिए इसकी पवित्रता को देखते हुए यहाँ बालू के उठाव पर रोक लगी हुई है। लेकिन इस तरह से जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको लेकर ना तो स्थानीय पुलिस और ना ही खनन विभाग की टीम किसी तरह की कार्रवाई कर पा रही है। ऐसे में जो बिहार सरकार की नीति है, जिला प्रशासन जो दावा करती है उसके दावे पर सवाल उठता है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। जमुई में उत्पाद विभाग की लापरवाही या यूं कहें कि जिद की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल शराबबंदी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने जिले में कई गाड़ियों को जब्त तो कर लिया, लेकिन जब्त की गई गाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालत यह है कि मद्य निषेध थाना के बाहर कई लोगों की जमीन पर जब्त गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने।
बिहार में शराबबंदी के बाद उत्पाद विभाग जमुई जिले में सैकड़ों वाहन को जब्त किया और वो जब्त वाहन लोगों के लिए परेशानी बन गया है। देख सकते हैं कि जो ये सामने वाला भवन है उसमें मद्य निषेध थाना चलता है जो उत्पाद विभाग के अंतर्गत है। किराए के मकान में वो कार्यालय चलता है। दूसरी ओर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आसपास जो ये वाहनें हैं खड़ी हुई पार्क की हुई है, ये वाहन जब्त किए गए वाहन हैं। अब इस वाहन से लोगों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि इस रास्ते से और भी कई वाहन आते जाते हैं तो उनको तो वो समस्या होती ही है। अब लोगों को जिनकी ज़मीन है उनके ज़मीन पर भी ये वाहन पार्क किए गए हैं। महीनों से बार बार बताया जाता है कि लोगों ने मांग किया कि इन वाहनों को हटाया जाए और ज़मीन को खाली कराया जाए, लेकिन हटा नहीं, परेशानी जस की तस है। एक ऐसे ही शख्स हैं जिनकी ज़मीन है यहाँ पर। अच्छा, क्या परेशानी है? ये हमारी निजी ज़मीन पे ये लोग गाड़ी सालों साल से लगाए हुए हैं। हटाने के लिए बोला जाता है, हटाते नहीं हैं। जब भी कुछ बोलते हैं वहाँ बोलते हैं सुप्रिंटेंडेंट जाके भेंट कीजिए, वहाँ उनसे भेंट होती नहीं। देखा जाए तो शराबबंदी लागू होने के बाद से ही यहाँ पर वाहन पार्क किए जा रहे हैं और इन वाहन पार्क होने से लोगों की समस्या बढ़ रही है। इनका लोगों का बार बार कहना है कि हम लोग अधिकारी से मांग कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। ऊपर के अधिकारी से संपर्क करने की जा रही है। हालांकि अब देखना है कि इस समस्या का समाधान कब होता है और इन जो जिनकी ज़मीन है उनकी ज़मीन कब खाली होती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। स्कूली छात्रों के नामांकन से लेकर परीक्षा की घड़ी आ गई, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी हैं। सरकार के दावों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि 7,000 स्कूलों के छात्र किताब से महरूम हैं। इन सबके बीच ऐसे गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित होने के बाद अब मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना के स्लम एरिया का हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने स्लम एरिया का जायजा लिया तो बेहद चौंकाने वाली तस्वीर और मजबूरी सामने आई। सरकार ने भरोसा दिया था कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे अब भी किताब से वंचित हैं। खाते पर तो पैसे भेज दिए गए लेकिन शिविर नहीं लगा, नतीजा किताबें नहीं खरीद सके। हम बात करते हैं। बाबू, कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। किताब कहाँ है? नहीं है। नहीं है? नहीं खरीदी हो? नहीं। क्यों? पैसा मिला है? लॉकडाउन लगा है इसलिए नहीं जा रहा। खाता पर पैसा मिला? और परीक्षा कैसे दोगी बिना पढ़े हुए? मैम बोलेगी तब ना, खोलेगी तब ना स्कूल। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंशु कुमार। बाबू, कैसे पढ़ती हो? मनोहर बातें कीन कर पढ़ते हैं। मनोहर पोती से? कौन क्लास में पढ़ती हो? 2। तो कैसे किताब नहीं खरीदी हो अभी तक? नहीं। क्यों? अभी पैसा नहीं है। खाता पर तो पैसा आया ना? तो क्यों नहीं खरीदी? लॉकडाउन है इसलिए नहीं खेल रहे हैं। कैसे बिना पढ़े हुए कैसे परीक्षा दोगे? परीक्षा देंगे। क्या नाम हुआ? अंजल। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और देखिए इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल कब खुलेगी, लेकिन स्कूल खुलने का कोई फिलहाल चांस नहीं है। किताब खरीदा है कि नहीं बच्चा से? बच्चा का किताब ये सब का क्या खरीदेगा? ऑनलाइन कहते हैं तो ये सब बचवा 10,000 का मोबाइल है, 20,000 का, उसको बाप माँ रिक्शा ठेला वाला है तो कहाँ से देगा ऑनलाइन? जो बच्चे के पास व्हाट्सएप है, कुछ अगर पूछते हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसको हम जी रेगुलर। तो ये किताब जो है उसको लेकर शिविर कब लगा रहे हैं? शिविर जैसे ही आदेश आएगा विभाग से इस पर कार्रवाई की जाएगी। CNN के सहयोग से लॉन्च एग्री चैलेंज एक अनूठा केस स्टडी चैलेंज है जिसने भारत के टॉप 26 कॉलेजों से प्रतिभाशाली छात्रों को आकृष्ट किया है। इसमें ये छात्र एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस पेश करते हैं जो फार्म सेक्टर को ज्यादा सस्टेनेबल, सक्षम और फायदेमंद बनाने में मदद करेंगे। अब जबकि इस हफ्ते इसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, हमने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को समझने की कोशिश की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore it is important that issues around agriculture be addressed with. And what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause.
तो आप हमारे 2 भागों के ग्रैंड फिनाले को जरूर देखें, जिसमें 3 टीमें 5 लाख के नगद पुरस्कार और एग्री चैलेंज टाइटल के लिए भिड़ेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।